गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी मानक वर्णमाला के बारे में जानेंगे। हिंदी मानक वर्णमाला एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है जो छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से हम लोग इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी मानक वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं तो सही आंसर होगा 52 वर्ण होते हैं। इसके बाद हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर भाग में कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। अभी तक हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में स्वरों की संख्या 13 पढ़ी है, लेकिन वो 13 संख्या गलत है। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये 11 स्वर होते हैं। इसके अलावा अंग अह जो होता है उसे आयोगवाह की संज्ञा दी जाती है, यानी उन्हें आयोगवाह कहा जाता है। ये अंग और आह जो दो वर्ण हैं, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। ये दोनों के साथ लगाए जाते हैं, यानी दोनों के सहयोग से ही ये चलते हैं। प्रायः ये स्वरों के साथ ज़्यादातर देखे जाते हैं। इसके बाद आता है क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, या, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 वर्ग कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 25 व्यंजन वर्ण हुए और इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि हिंदी मानक वर्णमाला में कितने स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन होते हैं, तो सही उत्तर होगा 25। का से लेकर माँ तक जितने वर्ण हैं, ये सब 25 वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा ये 4 वर्ण जो हैं, इनको अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। साथ ही श, स, ह ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन ऊष्म व्यंजन में प्रमुखता से ध्यान देने की बात है कि 3 प्रकार के शा हैं, जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे पहले जो शलजम वाला शा है, इसका उच्चारण स्थान जीभ को जब हम अपने तालु से टच कराते हैं शा, तो इसका सही उच्चारण है शा। दूसरा शा जो है, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। जब हम अपनी जीभ को मूर्धा से टच कराते हैं तो इसे हम शा बोलते हैं। इसके बाद तीसरा जो सा है, इसे दंती सा कहते हैं। इस दंती सा में अपनी जीभ को हम दांत से टच कराते हैं, यानी सा। अर्थात जब पहला शा जो तालव्य शा कहलाते हैं, उसमें हम अपनी जीभ को तालु से टच कराते हैं। दूसरा शा जो है मूर्धन्य शा कहलाता है, इसमें हम अपनी जीभ को मूर्धा से टच कराते हैं। और तीसरा जो है उसे दंती सा कहते हैं, जिसमें हमारी जीभ दांत को टच करती है। तो ये 3 प्रकार के जो शा हैं, इनके अलग अलग उच्चारण होते हैं। उच्चारण स्थान जो हैं वो अलग अलग हैं। इसके बाद 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें श, त्र, ज्ञ और स्रा। श, त्र, ज्ञ और स्रा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आगे की PDF में हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से वर्ण मिलके इनको बनाया गया है। इसके बाद 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, ड़ा और ढा। द्विगुण व्यंजन इस प्रकार अगर हम सभी वर्णों को जोड़ें, सभी वर्णों का योग करें तो 11 स्वर प्लस 2 आयोगवाह प्लस 25 स्पर्श व्यंजन प्लस 4 अंत्यस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन, कुल वर्णों का योग होता है 52 वर्ण।
यानी हिंदी मानक वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्वर में कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात इन्हें स्वतंत्र भी कहा जाता है, स्वतंत्र वर्ण हैं। इनके उच्चारण में किसी की वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। और स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, जिसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की संज्ञा दी जाती है। तो ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। इसके बाद दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और उ, यानी 4 हो गए ह्रस्व स्वर, 3 हो गए दीर्घ स्वर। तो उसके बाद में जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में थोड़ी ज़्यादा वायु हमारे मुंह से निकलती है, आ, ई, उ। इसके बाद एक और प्रश्न आता है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। तो संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, जिसमें ए, ऐ, ओ, औ। तो ए जो है संयुक्त स्वर वो आ प्लस ई मिलकर बना होता है। दूसरा है ऐ, जो ऐ है वो आ प्लस ए मिलकर बना होता है। तीसरा है ओ, जो आ प्लस उ मिलकर बना होता है। और चौथा है औ, जो आ मिल और ओ मिलकर बना होता है। इस प्रकार ये 4 जो हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जिनमें ए, ऐ, ओ, औ। कई बार इनके टुकड़े दे दिए जाते हैं और कहते हैं इनसे मिलकर कौन सा स्वर बना हुआ है। तो इस पे ध्यान देने की बात है कि ए जो है आ प्लस ई मिलकर बना है, ऐ आ प्लस ए मिलकर बना है, ओ आ प्लस उ मिलकर बना है, औ आ प्लस ओ मिलकर बना है। तो इन्हें 4 संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बाद आता है कि स्वर का तीसरा भाग जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा भाग जो है उसे प्लुत कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे, यानी ह्रस्व बोलने में या दीर्घ बोलने में उनसे 3 गुना समय ज़्यादा लगता है, उसे हम प्लुत कहते हैं। जैसे राम या ओम, तो इनको बोलने में सामान्य स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लुत कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अनुस्वार। अनुस्वार जिसका चिन्ह जो है वो ऐसा होता है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। ये व्यंजन और स्वर दोनों में काउंट होता है, लेकिन अधिकांशतः देखा जाता है कि स्वर के बाद होता है। जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। कंकड़ है तो उसमें भी का में आ लगा हुआ है स्वर, और उसके बाद निकलता है अंग। कंकड़, आ के बाद अंग निकलता है। और इन वर्णों को, इन ध्वनियों को नाक से बोलते हैं, यानी ये अनुस्वार ध्वनि जो है वो नासिका से बोली जाती है। ये स्वर के बाद अधिकांशतः देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला आता है अनुनासिक। अनुनासिक जो है उसको इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, और ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जबकि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों को मिलाकर होता है। उच्चारण में लघुता रहती है, मतलब बहुत तेज नहीं बोले जाते हैं, जैसे गांव, दांत, आंगन। इसके बाद तीसरा आता है विसर्ग। तो विसर्ग जो है उसमें विसर्ग को इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, ये व्यंजन में गिना जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे अतः, दुह। तो इनको बोलने में हा जैसी उच्च ध्वनि निकलती है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग मिलता है, लेकिन अधिकांशतः इन्हें स्वरों के सहारे ही चलते हुए देखा गया है। तो इसके बाद आते हैं हम जो
पंचमाक्ष 5 वर्ग थे उनको देख लेते हैं कि का, खा, गा, घा और अंगा, इसको हम कहते हैं क वर्ग। तो क वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कभी कभी उच्चारण स्थान तो पूछे ही जाते हैं सभी कक्षाओं में। तो का जो क वर्ग है, का, खा, गा, घा, अंगा, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा है च वर्ग, चा, छा, जा, झा, या, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरा वर्ग है ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, जिसमें टा, ठा, डा, ढा, ण आता है। ता वर्ग, ता वर्ग में वही 5 वर्ग वर्ण होते हैं, ता, था, दा, धा, ना, और इसका उच्चारण स्थान दंत या दांत से होता है। पांचवा जो वर्ग है जिसे हम प वर्ग कहते हैं, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इस प्रकार ये पांचों वर्गों के उच्चारण स्थान होते हैं। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन, जो अभी पहले निकल गया पॉइंट। इसमें श, त्र, ज्या और स्रा। तो शा जो है का प्लस शा मिलकर बनता है, त्रा ता प्लस रा मिलके बनता है, ज्या जा प्लस या मिलके बनता है। इसका उच्चारण ज्ञा नहीं होता है, ज्या होता है, क्योंकि जा प्लस या मिलके बनता है। अगला है सा, शा प्लस रा मिलके बनता है। इनमें पहले वर्ण में हलंत लगाना जरूरी होता है, यानी ये आधे होते हैं, इनमें से स्वर को निकाल दिया जाता है। अगला है या, रा, ला, वा। इनको अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर मिलाने से होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं। अतः ये चारों जो अंत्यस्थ व्यंजन हैं इनको अर्धस्वर कहलाते हैं, कहा जाता है इनको अर्धस्वर। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्धस्वर किन्हें कहा जाता है, तो या, रा, ला, वा जो होते हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। अब वर्ग आप जानते ही हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। जैसे देखिए क, ख, ग, घ, अंगा, तो इसका पहला, तीसरा, पांचवा, ये 3 जो हैं वो अल्प प्राण कहलाएंगे। इसके बाद चा, छा, जा, झा, या, तो चा, जा और या ये 3 अल्प प्राण कहलाएंगे। इसी प्रकार अगला अगर ट वर्ग है तो टा, ठा, डा, ढा, णा, तो टा हो जाएगा, फिर ठा नहीं होगा, डा हो जाएगा, फिर ढा नहीं होगा, णा हो जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण कहलाता है। इसके साथ ही समस्त ऊष्म वर्ण में 3 प्रकार के सा और हा आते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा में खा और घा ये महाप्राण होंगे। च वर्ग में छा और झा ये महाप्राण होंगे। ऐसे ही जो भी आगे पंचम वर्ग जो हैं, पांचों वर्ग में दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये महाप्राण होंगे, और बाद बाकी जो होते हैं वे अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, शा, श, सा, हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनको भी महाप्राण में ही गिना जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर ये होता है कि अल्प प्राण में बोलने पर कम वायु मुंह से निकलती है और महाप्राण में ज़्यादा वायु निकलती। जैसे कि क, ख, ग, घा, तो एक को बोलने में कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण है, खा को बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है तो वो महाप्राण है। अगला पॉइंट आता है अघोष। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण,
जैसे का, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 हैं। इसमें से पहले 2 वर्ण का और खा ये अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, इन प्रत्येक 5 वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा उसको अघोष कहा जाता है। और घोष जो है वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी पहले 2 अघोष जो ये हैं ये अघोष, और जो बाद के 3 हैं घा, गा, घा, अंगा, ये हो जाएंगे घोष। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण जो होता है वो घोष कहलाता है। इसके बाद जो है घोष में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, यानी जो 11 स्वर वर्ण हैं उनको भी घोष कहा जाता है। या, रा, ला, वा, ये अंत्यस्थ व्यंजन जो हैं इनको भी घोष में ही गिना जाता है। और हा को भी घोष में ही गिना जाता है। यानी घोष वर्ण कौन कौन से हुए कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण, और जिनको सर्कल किया गया है जैसे का, खा, गा, घा, अंगा में गा, घा और अंगा, चा, छा, जा, झा, या में जा, झा, या, और जितने भी 11 स्वर होते हैं उनको साथ में अंत्यस्थ व्यंजन और हा, ये सारे जो वर्ण होते हैं इनको घोष की संज्ञा दी जाती है। घोष और अघोष में अंतर ये होता है कि जो वर्ण अघोष होता है उनको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं जो हमारी होती हैं उनको वायु कम रगड़ के बाहर निकलती है, और घोष वर्णों को बोलने में हमारे अंदर की जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनको वायु जो है ज़्यादा घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ये दोनों में अंतर होता है। तो आज का टॉपिक ये था कि हिंदी मानक वर्णमाला, लगभग पूरा टॉपिक इसमें कवर हो गया है। जो कुछ छूटा होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।